हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे +2 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन। इस चैप्टर के अंदर हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? मानव के द्वारा करवाया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। अब इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां तो इसके प्रमुख विधियों में सबसे पहली विधि है कर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटिंग। क्या कहते हैं भाई? कटिंग। और दूसरी है दाब लगाना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लेयरिंग। और तीसरी है रोपण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्राफ्टिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्राफ्टिंग। ठीक है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की मुख्य 3 विधियां हैं: कर्तन, दाब लगाना और रोपण। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कर्तन के बारे में। कर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटिंग। कर्तन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो स्तंभ कर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेम कटिंग। और दूसरा होता है मूल कर्तन, जिसको कहते हैं रूट कटिंग। ठीक है। यानी कर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्तंभ कर्तन और एक मूल कर्तन। ठीक है। अब देखो, स्तंभ कर्तन के अंदर क्या किया जाता है कि पौधे के स्तंभ भाग को छोटे टुकड़ों में तोड़कर जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। स्तंभ कर्तन के उदाहरण हैं जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, बोगेनविलिया। ये है स्तंभ कर्तन के उदाहरण। किसके उदाहरण हैं? स्तंभ कर्तन के। इसके बाद बढ़ते हैं मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंदर मूल यानी जड़ के टुकड़ों को जमीन में ऊर्ध्व स्थिति में रोप दिया जाता है। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ी। ठीक है ना, ऐसे खड़े टुकड़े रोप दिए जाते हैं। और मूल कर्तन के उदाहरण हैं सेब, चेरी, नींबू, अमरूद। ये किसके उदाहरण हैं? मूल कर्तन के। कौन कौन से भाई? देखो, सेब, चेरी, नींबू, अमरूद। इसके अंदर ये किसके एग्जाम्पल है? रूट कटिंग के। किसके एग्जाम्पल है भाई? रूट कटिंग के। तो सबसे पहले हमने कौन सी विधि पढ़ ली है? कर्तन। इसके बाद हम 2 नंबर विधि पढ़ते हैं, जिसका नाम है दाब लगाना।
यानी लेयरिंग। दो नंबर है दाब लगाना। दाब लगाना के अंतर्गत क्या किया जाता है, देखो कि बच्चों ये क्या है, पादप है, क्या है, पादप है, और ये पादप की क्या है, शाखाएं हैं, पादप की क्या है, शाखाएं हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इस शाखा को मान लेते हैं कि ये शाखा, इस शाखा को इस मुख्य पादप से अलग किए बिना ही इसके ऊपर किसके निर्माण को प्रेरित किया जाता है बच्चों, अपस्थानिक जड़ के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। दोबारा देखिएगा कि इस विधि के अंदर मुख्य पादप यानी शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना इसके ऊपर अपस्थानिक जड़ के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो टिल्ला दाब विधि, टिल्ला दाब विधि, और दूसरी है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना, पहली है टिल्ला दाब विधि और दूसरी है वायु दाब या गुट्टी लगाना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टिल्ला दाब विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, टिल्ला दाब विधि के बारे में। इसके अंदर देखो ये है पादप, इस तरीके से ये पादप है। तो इसके तने की जो झुकी हुई शाखा होती है उसको हम जमीन में दबा देते हैं इस प्रकार, यानी तने की झुकी हुई जो शाखा है इसको हम किस में दबा देते हैं बच्चों, जमीन में दबा देते हैं। ठीक है, दबाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इस शाखा की एक या अधिक प्रवसंधियां जमीन में दब जाए और इसका शीर्ष जिसके ऊपर पत्तियां लगी हो वो जमीन से क्या रहे, ऊपर रहे, जमीन से क्या रहे, ऊपर रहे। उसके बाद क्या कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जमीन में दबी शाखा की जो ये प्रवसंधियां हैं इन प्रवसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शाखा को इस मुख्य पादप से अलग कर देंगे जिससे यह एक स्वतंत्र पादप बन जाएगी। ठीक है, एक बार और देखिएगा कि टिल्ला दाब विधि के अंदर क्या किया जाता है कि तने की झुकी हुई शाखा को हम जमीन में दबा देते हैं। दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक या अधिक प्रवसंधियां जमीन में दब जाए और इसका शीर्ष यानी ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर पत्तियां लगी हो वो इस जमीन से क्या रहे, बाहर रहे। आप फोटो में देख सकते हैं इस शाखा की प्रवसंधियां क्या है, एक या अधिक प्रवसंधियां क्या है, जमीन के अंदर है और शीर्ष भाग क्या है, जमीन से ऊपर है। ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या होगा
कि जमीन के अंदर दबी हुई इस शाखा की पूर्व संधियों से क्या निकलने लग जाएगी, अपस्थानिक जड़ें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शाखा को इस मातृपादप से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस प्रकार अलग करने के पश्चात ये एक स्वतंत्र पादप बन जाती है। ठीक है, और इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं बच्चों, चमेली, मोगरा। इसके अंदर इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इसके क्या है भाई, एग्जाम्पल। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायुदाब या गुट्टी लगाना। यह विधि मोटी शाखा वाले वृक्षों में काम में ली जाती है। यह विधि मोटी शाखा वाले वृक्षों में काम में ली जाती है। तो आप देखो ये बच्चों मोटी शाखा वाला क्या है, वृक्ष है। क्या है ये मोटी शाखा वाला, वृक्ष है। इसके अंदर एक मोटी शाखा ये रही और दूसरी मोटी शाखा मैं यहाँ बना देता हूँ। ये ला बच्चा दूसरी मोटी सी शाखा है। ये क्या है, दूसरी मोटी शाखा है। क्या है भाई, दूसरी मोटी शाखा। एक इधर से निकाल देते हैं, ये निकाल दी। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये इसकी मोटी शाखा है ना। ये कलर मैं बस आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस मोटी शाखा की छाल को हम वलय के रूप में उतार लेंगे। वलय के रूप में क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। जैसे ये शाखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो छाल है ना, इसको हम इस तरीके से वलय के रूप में क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये उतार दी मैंने वलय के रूप में। किसके रूप में भाई, वलय के रूप में। इसकी शाखा की जो छाल है उसको मैंने किसके रूप में उतार लिया, वलय के रूप में। और फिर ये छाल रहित जो शाखा है, इसके ऊपर हम क्या बांध देंगे, गिल्ली रुई या गिल्ली मिट्टी या गिल्ली मोस को इस छाल रहित भाग पर लपेटकर गिल्ला कपड़ा बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है, गिल्ला कपड़ा बांध दिया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिएगा कि पादप की शाखा की छाल को वलय के रूप में उतार लिया जाता है। उसके ऊपर फिर गिल्ली रुई, गिल्ली मिट्टी या गिल्ली मोस को लपेटकर हम गिल्ला कपड़ा बांध देते हैं। अब इस गिल्ले कपड़े से बंधा हुआ जो भाग है, इसको क्या कहेंगे, गुट्टी। क्या कहेंगे, गुट्टी। गुड्डी नहीं, गुट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, गुट्टी, यानी ये गुट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, गुट्टी। ठीक है, उसके बाद देखो, इस गुट्टी को गिल्ला रखने के लिए, क्या रखने के लिए, गिल्ला रखने के लिए हम इस शाखा से ऊपर वाली शाखा पर पानी का पात्र इस प्रकार बांध देंगे कि इस पानी का पात्र बांध दिया है और इस पानी के पात्र के नीचे हम छिद्र निकाल देंगे। ये निकाल दिया छिद्र, और इसके अंदर ऐसे कोई रस्सी वगैरह डाल देंगे। ठीक है, तो इस गुट्टी को गिल्ला रखने के लिए हम इससे ऊपर वाली शाखा पर पानी का पात्र इस प्रकार बांध देंगे कि इस गुट्टी को बूंद बूंद करके पानी मिलता रहे, बूंद बूंद करके पानी मिलता रहे। कुछ समय पश्चात क्या होगा कि इस गुट्टी से अपस्थानिक जड़ निकलने लग जाएगी। जब इस गुट्टी से अपस्थानिक जड़ निकलने लगेगी तो इस शाखा को हम इस मातृपादप से अलग कर लेंगे और अलग करके इसे भूमि में रोप दिया जाता है।
ठीक है, ये थी भी वायु दाब या गुट्टी लगाना, वायु दाब या गुट्टी लगाना। 3 नंबर हम विधि पढ़ेंगे रोपण। इस रोपण के अंदर 2 अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे जुड़कर एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सके। ठीक है, अब इस रोपण के अंदर आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो कलम और एक स्कंद। अब पढ़ते हैं कलम क्या होती है और स्कंद क्या होता है। उच्च किस्म वाले पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है, जिसका रोपण किया जाता है, उसे कलम कहते हैं। ठीक है, तो कलम किसे कहते हैं? उच्च किस्म वाले पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कलम। उसके बाद स्कंद, निम्न गुण वाला वह स्थानीय पादप जिस पर कलम लगाई जाती है, जिस पर कलम लगाई जाती है उसे हम स्कंद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्कंद। निम्न गुण वाला वह स्थानीय पादप जिस पर कलम लगाई जाती है उसे स्कंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्कंद। ठीक है, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि कलम और स्कंद को कसकर बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि कलम और स्कंद की एधा संपर्क में रहे। एधा क्या रहे? संपर्क में रहे। ठीक है, कुछ समय पश्चात कलम और स्कंद की एधा जुड़ जाती है। एधा जुड़ जाती है। ठीक है, एधा जुड़ने के पश्चात इनकी सेल्स विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। दोबारा देखिएगा कि इस विधि के अंदर कलम व स्कंद को कसकर बांधते हैं क्योंकि इसकी एधा संपर्क में रहे। कुछ समय पश्चात इस कलम और स्कंद की जो एधा है वो जुड़ जाती है और इनकी कोशिकाएं विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। विभाजित होना प्रारंभ हो जाती है। विभाजित होना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद अब क्या होगा कि इस कलम और स्कंद के संवहन उत्तक संपर्क में आ जाते हैं। संवहन उत्तक क्या आ जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं। संवहन उत्तक क्या आ जाते हैं भाई? संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रोपण की विधियां। रोपण की विधियां। रोपण रोपण की विधियां पढ़ते हैं।
पहली में लिख रहा हूं जीवारोपण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है। 2 नंबर है फच्चर रोपण, फच्चर रोपण, जिसे बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। और नेक्स्ट विधि है किरीट या मुकुट रोपण, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। और इसके बाद है नेक्स्ट कलम रोपण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे? बड ग्राफ्टिंग। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीवारोपण, या आप कह सकते हैं इसे जीव रोपण, इसे ईप रोपण भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कलम व स्कंद, कलम व स्कंद की मोटाई समान होती है। मोटाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्या है? स्कंद है, ये हो गया स्कंद, और ये क्या है? कलम। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर स्कंद और कलम की मोटाई क्या है? समान है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस विधि के अंदर कलम और स्कंद के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं, इस तरीके से। ये लगा दिया मैंने कलम और स्कंद में चीरा। फिर हम क्या करेंगे, कलम और स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं, इस तरीके से वी आकार का चीरा लगाते हैं। ठीक है। फिर इस कलम को इस स्कंद के अंदर फिट कर दिया जाता है। फिर इस कलम को इस स्कंद के अंदर क्या कर दिया जाता है? फिट कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद फच्चर रोपण। फच्चर रोपण के अंदर क्या होता है कि कलम और स्कंद का व्यास समान होता है। कलम और स्कंद का व्यास क्या होता है? समान होता है। इसके अंदर देखो कि ये है कलम और ये है स्कंद। अब देखो ये स्कंद है और ये कलम है। ठीक है। इस स्कंद के अंदर हम वी आकार का चीरा लगाते हैं, इस तरीके से, और इस कलम के अंदर हम वेज आकार का चीरा लगाते हैं। ध्यान रखना यहां पर कलम में वेज आकार का चीरा लगेगा और स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगेगा। फिर इस कलम को इस स्कंद के अंदर फिट कर दिया जाएगा और फिट करके कसकर बांध दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किरीट या मुकुट रोपण। यहां पर स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना होती है।
कई गुना होती है। ये स्कंद है और ये है कलम। ये कलम है और ये क्या है, स्कंद। तो आप देख सकते हैं मुकुट रोपण के अंदर स्कंद की मोटाई कलम की अपेक्षा कई गुना होती है। ठीक है, तो हम इस विधि में स्कंद के ऊपर कई कलमें लगा सकते हैं, कई कलमें लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बड ग्राफ्टिंग। क्या आता है, बड ग्राफ्टिंग यानी कलम रोपण। इसके अंदर देखो ये स्कंद है और ये है इसके अंदर कलम, और कलम के ऊपर ये क्या है, ऐसे ऐसे केवल समझाने के लिए क्या है, कलिका, कलिका। ठीक है, ये कलम है और ये क्या है, स्कंद। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो स्कंद होता है ना, स्कंद, ये स्कंद, इसके अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है। स्कंद के अंदर कैसा चीरा लगाया जाता है, टी आकार का चीरा लगाया जाता है, इस प्रकार। फिर इस टी आकार के चीरे के अंदर हम कलम की कलिका को अलग करके इसमें रोपित कर देते हैं, इसके अंदर रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमने पढ़ा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।